हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कैपिटल गेन की अमेंडमेंट डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो जो बच्चे मई 2025 या फिर जून 2025 या फिर 2025 में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बच्चे देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों, कैपिटल गेन। तो रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी के पॉइंट्स बहुत सारे आए और कैपिटल गेन पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, जिस वजह से बहुत निर्मला सीतारमन जी काफी फेमस हो गई पब्लिक में। हाँ, और इसका कारण कैपिटल गेन चैप्टर है दोस्तों। तो जरूर देखना है ये अमेंडमेंट शुरू से लेकर आखिर तक। काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं और मैं इसी वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो चलो आओ लगते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। देखो, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की बात करता हूं। आप लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म एसेट है ना दोस्तों, शॉर्ट टर्म एसेट आपको पता है कि आप लोग पहले पढ़ते थे कि 36 महीने के अंदर अंदर जिस एसेट को होल्ड किया हो उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। 36 महीने, 36 मंथ्स, 3 इयर्स, है ना दोस्तों। इसके अंदर अमेंडमेंट आ गई है 23 जुलाई से। 23 जुलाई 2024 से इसके ऊपर अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गई है। इस 36 महीनों को 24 महीने कर दिया गया है। अच्छा, सबसे खास बात, इस पूरे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस पे आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मैं फिर बात कर रहा हूं, 23 जुलाई 2024 से पहले क्या होता था, 36 महीने, और अब क्या हो गया, 24 महीने। तो अब 36 महीने का रूल ही खत्म हो गया। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स है जो 24 महीने के अंदर अंदर बेचा जाए। इज दैट क्लियर? तो आपको याद होगा देयर वर एक्सेप्शंस। 12 मंथ्स एक एक्सेप्शन होता था। क्या एक्सेप्शन होता था इसमें? होल्डिंग पीरियड 12 महीने, डज नॉट एक्सीड 12 महीने। किन किन केसेस में? लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। तो 12 महीने वाला जो होल्डिंग पीरियड वाला पॉइंट था, वो रूल अभी भी एप्लीकेबल है, सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। यहां पर देखो मैंने एक्सेप्शन में लिखा है 23 जुलाई के बाद भी। और होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 24 मंथ्स। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स तक का है तो वो होता था अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग ऑन बोथ में। इनके लिए 24 मंथ्स का क्राइटेरिया होता था। बट याद रहे, अब से सिर्फ आपको दो केस पढ़ने होंगे। बिफोर 23 जुलाई क्या होता था और आफ्टर 23 जुलाई क्या होता है। तो 23 जुलाई से पहले 36 महीने का क्राइटेरिया था, वो 24 महीने हो गया। 23 जुलाई से पहले 12 महीने का जो क्राइटेरिया था वही सेम है अभी भी। और 23 जुलाई से पहले जो 24 महीने का क्राइटेरिया होता था लैंड एंड बिल्डिंग के लिए और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो चीज अब 24 महीने सारे एसेट्स के लिए हो गई। बाकी सारे एसेट्स के लिए 24 महीने हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों पॉइंट्स भी इसके अंदर ही आ गए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये अमेंडमेंट है। बाकी तो आपको पता ही है कि जो एसेट शॉर्ट टर्म नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो ये अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट ये, क्या ये बात क्लियर है? ये 36 की जगह 24 हो गया। डन। एज पर सेक्शन नंबर 48 दोस्तों, आपको पता है कैपिटल गेन जब हम कंप्यूट करते थे तो हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते थे, याद है? तो वो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है ना, वो अब छीन लिया गया है 23 जुलाई के बाद से। यस, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विच टेक्स प्लेस बिफोर 23 जुलाई। तो जो एसेट 23 जुलाई से पहले, है ना, बेचे गए थे, उनके लिए तो था इंडेक्सेशन बेनिफिट, बट अब ये खत्म हो गया है। इज अवेलेबल ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट which takes place before 23 जुलाई। Is that clear? और इंडेक्सेशन बेनिफिट उस केस में मिलता था, बट किस पे नहीं मिलता था? बॉन्ड्स पे नहीं मिलता था, डिवेंचर्स पे नहीं मिलता था। शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी जो कि एक नॉन रेजिडेंट के हाथ में होते थे, फॉरेन करेंसी में लेते थे, तो इन दोनों केसेस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता था इंडेक्सेशन बेनिफिट। बाकी सब पे इंडेक्सेशन बेनिफिट होता था। बाकी सब पे इंडेक्सेशन बेनिफिट होता था। मैं बात कर रहा हूं 23 जुलाई से पहले। इज दैट क्लियर एवरीवन? बट दोस्तों, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट निकाल दी है 23 जुलाई से के बाद से, और क्या बोला गया है कि अब से इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, अगर हम लोग लिखें ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट is available on long term capital assets। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, हाँ, शॉर्ट टर्म में तो मिलता ही नहीं था ना।
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मना कर दिया गया। सिर्फ हाउएवर रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है ना, तो ही हैज एन ऑप्शन टू टेक बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। वो चाहे तो ऑप्शन ले सकता है। अगर उसने लैंड बिल्डिंग खरीदी कब थी, 23 जुलाई से पहले, और बेची कब है, आफ्टर 23 जुलाई। मतलब अगर मैंने लैंड बिल्डिंग 23 जुलाई से पहले यानी 1 जुलाई को मान लो खरीदी, ठीक है, 1 जुलाई नहीं, सॉरी, लॉन्ग टर्म बना रहा ना, तो 1 मई 2021 कर लो, और मैंने बेची पता कब है, मैंने बेच दिया 8 दिसंबर 2024, अभी बेची है, तो ये लॉन्ग टर्म तो है ही है। बट पॉइंट क्या है कि 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई से पहले खरीदा गया और 23 जुलाई के बाद बेचा गया। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जो कहा इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा इनको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इनको थोड़ी ना पता था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हम खत्म कर रहे हैं। तो जो एसेट 23 जुलाई से पहले खरीदे गए होंगे, है ना, और वो भी किनको, इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट और एचयूएफ को, they have an option to take the benefit of indexation in respect of land building acquired before 23 July and transferred after said date। और बच्चों याद रहे, अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हो तो टैक्स का रेट है 20%। कितना टैक्स का रेट, 20%। और अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हो तो टैक्स का रेट होगा 12.5%। फिर से बोलो, अभी देखो नया आ गया, पहले टैक्स का रेट होता था 10% विदाउट इंडेक्सेशन, अब क्या कर दिया 12.5। तो टैक्स का रेट है 20% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर आप करते हो तो 12.5%। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सेक्शन नंबर 48 में इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता था लॉन्ग टर्म एसेट्स पर, अब वो नहीं रहा। 23 जुलाई से पहले तक मिलता था, अब नहीं मिलता। तो ये सब चीजें छीन ली गई है, अब नहीं मिलेंगी। बट 23 जुलाई के बाद से उन्होंने ये जरूर बोला है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है जिन्होंने लैंड या बिल्डिंग खरीदी थी 23 जुलाई से पहले और बाद में 23 जुलाई के बाद बेच दी, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है हम इंडेक्सेशन बेनिफिट दे देंगे, ये ऑप्शन देंगे हम आपको, आप ले सकते हो। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हो तो 20% टैक्स देना है, और अगर नहीं लेते हो तो 12.5% देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसके अलावा बहुत सारे अमेंडमेंट्स है दोस्तों टैक्स रेट्स में, तो टैक्स रेट्स देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 111A तो आपको याद ही होगा, वही लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए। किसके लिए? ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। कुछ याद आ रहा है? ऑन विच सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना, एसटीटी हैज बीन पेड। कुछ याद आ रहा है? एसटीटी हैज बीन पेड, तो जिसपे आपने एसटीटी पे किया हुआ था, तो गवर्नमेंट कहता है 111A में क्लियरली कि अगर ट्रांसफर हुआ 23 जुलाई 2024 से पहले तो 15% का टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स रेट्स में कितना लगेगा? शॉर्ट टर्म, अच्छा बच्चों याद है सबको, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन है। तो अगर ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले हुआ तो 15% ही लगा करता था ना पहले, अब लगेगा 20%। अब से ये 15 की जगह कितना हो गया? 20%। आफ्टर 23 जुलाई 20%, बिफोर 23 जुलाई 15%। क्या मेरी बात समझ में आई? 111A पे। फिर आ जाओ टैक्स रेट्स में 112 सेक्शन। 112 सेक्शन है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, और जब मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो इस पे काफी चेंजेस हैं। बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई। अगर हम बात करें बिफोर 23 जुलाई, इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज, तो इसके अंदर दो केस होंगे। 23 जुलाई से पहले क्या होता था? नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट्स को 10% टैक्स देना होता था विदाउट इंडेक्सेशन, और अदर एसएससीज को 20% विद इंडेक्सेशन। अनलिस्टेड शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, या शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनीज मतलब प्राइवेट कंपनीज। अगर आप ऐसे शेयर्स बेचते थे तो आपके पास दो पॉइंट है। क्या? नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनीज के लिए 10% टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% देना है अदर एसएससीज को। मतलब इनको तो विदाउट इंडेक्सेशन ही टैक्स होता था, 20% वाला क्लॉज ही नहीं होता था। अदर एसएससीज को बोला जाता था, जो अदर एसएससीज हैं जो फॉरेन कंपनीज नहीं है, यानी बाकी कोई प्राइवेट कंपनीज जो कि इंडियन कंपनी है, ऐसे कंपनीज को बोला जाता था 20% टैक्स देना विदाउट इंडेक्सेशन। ये भी तो 23 जुलाई से पहले की बात है। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसमें दो ऑप्शन दे दिए, या तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन। दोनों में से कोई भी बेनिफिट ले सकते हो। और अदर एसेट्स में 20% विद इंडेक्सेशन ही होता था, 10% विदाउट इंडेक्सेशन नहीं होता। तो अभी तक जो रूल चल रहे थे 23 जुलाई से पहले, मैं फिर से दोहरा दूं, 23 जुलाई से पहले क्या चल रहे थे? अनलिस्टेड शेयर्स या शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज अगर आप बेचते हो तो इसमें दो केस होंगे। अगर फॉरेन कंपनी होगी तो कितना टैक्स देगी? 10% विदाउट इंडेक्सेशन,
और अगर कोई प्राइवेट कोई और कंपनी है, फॉरेन कंपनी नहीं है, अदर एसएससीज है, तो 20% लगेगा टैक्स विद इंडेक्सेशन। लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात करें या जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात करें तो इस पे 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, और अदर एसेट्स की बात करें 20% विद इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन पहले बड़ी कॉमन थी, सब में ही होता था, तो इंडेक्सेशन तो सब में ही था। इज दैट क्लियर? अच्छा, बट 23 जुलाई 2024 को यहां पर प्रॉब्लम आ गई। 23 जुलाई 2024 के बाद से गवर्नमेंट ने कहा लैंड बिल्डिंग अगर एक्वायर की है बिफोर 23 जुलाई तो उसमें दो केस होंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर एसएससीज। इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर दो ऑप्शन है, या तो 12.5% दे दो विदाउट इंडेक्सेशन या 20% दे दो विद इंडेक्सेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? इंडिविजुअल एचयूएफ को 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन। अदर एसएससीज की बात करें तो इन्होंने बोला इंडेक्सेशन मिलेगी नहीं, 23 जुलाई के बाद बेचा है, बट लैंड बिल्डिंग एक्वायर कब की थी? 23 जुलाई से पहले। अदर एसएससीज में इंडेक्सेशन हम लोग देंगे ही नहीं, 12.5% देना होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ को ये बेनिफिट दे दिया कि आपके पास ऑप्शन है कि चाहो तो आप 12.5 दे दो विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, दोनों में से कोई भी। इज दैट क्लियर? ये उन केसेस में है दोस्तों जहां लैंड बिल्डिंग 23 जुलाई से पहले खरीदी गई है और बेची गई है 23 जुलाई के बाद। अगर लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर आफ्टर 23 जुलाई, मतलब भाई 23 जुलाई के बाद ही एक्वायर किया, तो भाई साहब फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट तो भूल जाओ, तो अब 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन है। अदर एसेट्स के लिए भी यही है, बाकी सारे एसेट्स के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं सबके लिए क्राइटेरिया क्या है? यही वाला है, 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन तो 23 जुलाई के बाद से फिनिश कर दी। टैक्स रेट्स अगर मैं 112 ए सेक्शन की बात करूं तो ये वो सेक्शन था, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का था, ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, है ना, या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, बोलो हाँ या ना, ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, एसटीटी हैज बीन पेड, यस और नो। इन वाले केसेस में दोस्तों बिफोर 23 जुलाई 10% टैक्स लगेगा। अगर हम 23 जुलाई से पहले की बात करें तो पहले क्या करते थे? पहले भी यही होता था, 10% ही टैक्स लगता था ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज। पहले होता था 1 लाख रुपए का, इस पे लिमिट एग्जेम्पशन मिलती थी, 1 लाख रुपए से ज्यादा पर आपको 10% टैक्स देना होता था। अब आज वो 1,25,000 कर दिया, चाहे 23 जुलाई से पहले करें चाहे 23 जुलाई के बाद वाला कोई एसेट बेचा हो। अगर 23 जुलाई के बाद बेचा है तो 12.5% टैक्स का रेट तो कर दिया 12.5, और लिमिट क्या कर दिया 1,25,000। वो तो अर्लियर 1 लाख पहले था, 23 जुलाई के बाद अगर बेचा है तो 1,25,000 की लिमिट हो गई। वैसे लिमिट ही 1,25,000 हो गई, तो 1 लाख अब खत्म हो गई। तो चाहे 23 जुलाई के पहले बेचा हो चाहे 23 जुलाई के बाद बेचा हो, 112 ए वाले सेक्शन में आपको टैक्स कितना देना होगा बताओ? आपको टैक्स देना होगा 1,25,000 रुपए से ज्यादा पर टैक्स देना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और कितना देना होगा? 23 जुलाई से पहले 10% और अभी हो गया रिसेंटली ये 12.5%। इज दैट क्लियर? फिर आ जाता है दोस्तों सेक्शन नंबर 54। ये तो थे टैक्स रेट्स वाले अमेंडमेंट जो आपको ध्यान रखने। तो याद रहे मोटा मोटा तौर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 15 की जगह 20 हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहां पे 10% विदाउट इंडेक्सेशन होता था, है ना, वो 12.5% में बदल गया है। ठीक है, और विद इंडेक्सेशन वाला तो खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इंडेक्सेशन वाला है ही नहीं, 23 जुलाई के बाद नहीं है। डन। 54F की बात करते हैं। 54F में ना याद है आपको, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और खरीद क्या लो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उसमें बोला जाता था नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। तो कहते हैं नेट सेल कंसिडरेशन आपको या तो परचेज कंस्ट्रक्शन में लगा दो या डिपॉजिट करा दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। अब अगर आप सेक्शन 54F में हो ना, तो गवर्नमेंट ने कहा इस नेट सेल कंसिडरेशन को अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना डाल सकते हो? 10 करोड़ रुपए। अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा डालते हो तो जो आप ओवर एंड अबव डालोगे ना उसका हम बेनिफिट नहीं देंगे। मतलब अगर मान लो मैंने 11 करोड़ रुपए डाले, ठीक है, एग्जेम्पशन लेने के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो मुझे 10 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा, 1 करोड़ तो बर्बाद हो गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसी तरीके से, अच्छा ये मैंने ऑब्वियसली मैं इसी का ही एसेट खरीदूंगा कल को। ठीक है, कल को अगर मैं इसको कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसे डाले थे वो मैं मेरी स्कीम एक्सपायर हो जाती है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो यही 10 करोड़ रुपए मुझे फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। हाँ या ना? 10 करोड़ को प्रपोर्शन करके, वही जैसे हम करते हैं। बट यही पैसा कल को मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है
हम मान लेंगे यही कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़। इससे ज्यादा की कॉस्ट हो ही नहीं सकती किसी नए एसेट की, क्योंकि लिमिट ही कितनी कर दी, 10 करोड़। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया 54F। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में वो नहीं था गिफ्ट बिल इनहेरिटेंस वाला, हाँ सर, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ले लेते थे, हाँ सर, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ले लेते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले क्या होता था, ये रूल सबके ऊपर एप्लीकेबल होता था, टू एनी पर्सन, दिस वाज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन। मतलब कोई भी अगर ये एसेट बाय वे ऑफ विल गिफ्ट इनहेरिटेंस मिलेगा तो उसको ये कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बट ये अप टू 31 मार्च हो गया। अब ये 1 अप्रैल के बाद से, 1 अप्रैल 2024 के बाद से नाउ ऑनवर्ड्स दिस केस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। यानी ये जो गिफ्ट विल इनहेरिटेंस वाला केस है कि गिफ्ट से मिला, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ही ये पॉइंट एप्लीकेबल है, कंपनी फर्म के ऊपर अब ये एप्लीकेबल नहीं है। 31 मार्च 2024 के बाद से बात हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहले सबके ऊपर था, अब ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बायबैक ऑफ शेयर्स, जब आप लोग अपने ही शेयर्स बायबैक कर लेते हैं तो पहले शेयर होल्ड, पहले कंपनीज ना टैक्स पे करती थी, ये लिखा है मैंने, बिफोर 1/10/2024 डोमेस्टिक कंपनीज खुद अपनी जेब से टैक्स पे करती थी 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, और शेयर होल्डर्स क्या होते थे, एग्जेम्प्ट। 1/10/2024 के बाद से अमेंडमेंट आ गई इस पर, और क्या बोला गया, कह रहा है ये जो सम जो कंपनी दे रही है ना बायबैक करने पर शेयर होल्डर्स को पैसा, वो शेयर होल्डर्स की डीम डिविडेंड मान ली जाएगी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज एफ। बच्चों उसको टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर को अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो पहले ये शेयर होल्डर्स को एग्जेम्प्ट होता था, अब ये उनकी डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी अंडर सेक्शन 222F डीम डिविडेंड। बच्चों याद है ना वो ABCDE और ये एफ नया इंट्रोड्यूस हो गया, और ये शेयर होल्डर्स को क्या हो जाएगा, टैक्सेबल डीम डिविडेंड अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और कंपनीज को क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अब से कंपनीज को टैक्सेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दैट्स इट दोस्तों। तो ये थे हमारे कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स। आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। थैंक यू, बाय बाय।